अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री और उनकी मेन ब्रांचेस को हमने देखना है। तो मैं हूँ राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। चार चीज़ों को हमने देखना है मैटर की। कौन कौन सी? कंपोजिशन को देखना है। कंपोजिशन क्या होती है? बनावट। ठीक है जी। तो कंपोजिशन को उर्दू में हम क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात कर लेते हैं कि वाटर के अंदर क्या होता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये उसकी क्या है? कंपोजिशन है। ठीक है जी। मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर। मतलब देखने में उसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, वो टेट्राहेड्रल है, वो ट्राइगोनल प्लेनर है, वो ऑर्थोरोम्बिक है, वो बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी। वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको भी हमने देखना है। ठीक है जी। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि उसके अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बाकी मोलर मास, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज़ को देखना है। देन उसके बाद उसके रिएक्शंस को भी देखना है कि वो जो मैटर है, वो जो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, चाहे आयनिक कंपाउंड है, कोई भी चीज़ हो सकती है मैटर के अंदर, तो वो जो है वो किस तरह रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट कर रहा है या किस तरह किसी चीज़ के रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है। ठीक है जी। 2 तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो क्या है कि वो किसी और चीज़ को बना रहा हो, या दूसरा क्या हो सकता है कि कोई और चीज़ें आपस में मिलकर उसको बना रही हो। ठीक है जी। दोनों केस के अंदर रिएक्शंस तो हो रहे हैं। ठीक है जी। और मैटर जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है आपस में। तो इस केस में क्या होगा कि कंपोजिशन, ठीक है जी, के बनावट, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। स्ट्रक्चर मतलब उसकी साख्त कैसी है। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी खुसूसियात कौन कौन सी है। और उसके बाद रिएक्शंस को देखना है, किस चीज़ की? मैटर को डिस्कस कर रहे हैं हम। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस को स्टडी करना है। अब ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पर आप आसानी से इसको याद कैसे कर सकते हैं कि फिजिकल और केमिस्ट्री मतलब 2 पार्ट है इसके, फिजिकल और केमिस्ट्री। तो फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमने एक चीज़ देख ली है, वो कौन सी है? कंपोजिशन को। ठीक है जी। फिजिकल से निकला है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री से क्या निकला है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है जी। और इनका आपस में क्या लगाना है? हमने रिलेशनशिप को स्टडी करना है। क्लियर हो जाएगी बात। फिजिकल से क्या निकला है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिस्ट्री से क्या निकला है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। और इनका आपस में रिलेशनशिप को हमने स्टडी करना है। ये बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। और इसके जो एप्लीकेशंस होगी वो कहाँ कहाँ होगी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ लिक्विड सॉलिड गैसेस, ये भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में एक दूसरे के उलट है। ठीक है जी। कैसे? द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन्स। अब इनको हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? हाइड्रो से निकल गया है हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर आपस में जो कंपाउंड बनाएंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है जी। ये क्लियर हो जाएगी बात। तो स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या आता है? कार्बन और हाइड्रोजन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ CH4 की। किसकी बात करता हूं? CH4 के। अब इसके अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बाकी कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है। मैं कहता हूं C3H8 की बात करता हूं, प्रोपेन की बात करता हूं। अब इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बाकी कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन अलहदा कोई से एक और एलिमेंट आ सकता है, एटम आ सकता है। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं C6H12O6।
C6H12O6। अब इसके अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है, मतलब हाइड्रोकार्बन तो होगा, लेकिन वो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और एलिमेंट मौजूद है। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह कोई और एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो और उसके अलावा एक और एलिमेंट आ जाए या दो और एलिमेंट आ जाए, जितने मर्जी एलिमेंट आ जाए, तो वो हाइड्रोकार्बन के क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने स्टडी करना है किस चीज को, हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। क्लियर हो जाएगी बात? सिंपल सी बात थी, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ हैं, पेट्रोलियम के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम एक ही जैसी फील्ड है, मतलब पेट्रोकेमिकल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैसोलीन, केरोसिन, ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोकेमिकल के अंदर आ जाएगी। और फार्मास्यूटिकल मतलब अद्वियात साजी, मतलब हम जो ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर आ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात? तो उसके बाद जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टडी कर ली है, ठीक है जी। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, उसका उलट, मतलब इसके अंदर हमने क्या देखा था, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड, ठीक है जी। आप दूसरी तरीके से ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर हो जाएगी बात? तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड बनेंगे, उनको जो हम स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, ठीक है जी। देखने में ये बहुत मेजर वास्ट हमें लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लिविंग जो थिंग्स होती है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इस वजह से ये बहुत वास्ट होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे उसने फील्ड्स लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन उसकी फाउंड होती है। ग्लास के अंदर, सीमेंट के अंदर, मेटलर्जी, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी और सिरेमिक्स कहते हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं आपके घरों के अंदर, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात? तो आगे जो हमने नेक्स्ट ब्रांच डिस्कस करनी है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। एक वर्ड आप याद रखना हमेशा कि बायो जब भी आ जाएगा तो बायो का मतलब होगा लिविंग, ठीक है जी। बायो का जब भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, लिविंग। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा कि मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर को, जो हमने पीछे देखा है कि कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को, रिएक्शंस को, ये सारी चीजें मैटर की हमने स्टडी करनी है, ठीक है जी। तो अब बायो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी चीजें मौजूद होंगी उनकी हमने सारी चीजों को डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है जी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रही बात? यहां पर हमने मैटर की सारी चीजों को स्टडी किया था, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं थी केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद है, जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उनकी हमने स्ट्रक्चर को भी देखना है, उनके हमने कंपोजिशन को भी देखना है, उनकी इवन प्रॉपर्टीज को भी देखना है, और लास्ट में हमने रिएक्शंस को भी देखना है। तो ये सारी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। और इसकी एग्जांपल्स भी काफी सारी हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म भी हो सकता है और कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है जी। तो तामीराती काम होता है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर कैटाबोलाइज होता है, तोड़े जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब भी बन रहे होंगे या टूट रहे होंगे, फैट्स जब बन रहे होंगे या टूट रही होंगी, या प्रोटीन्स जो है वो बन रही होंगी या टूट रही होंगी अमाइनो एसिड्स के अंदर, तो वो हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इवन हम रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को भी हम किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, खुराक की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट की मैन्युफैक्चरिंग, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
तो ये तो डेफिनेटली इसके अंदर आएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो। और रिस्पायरेशन में क्या करते हैं हम, खुराक को तोड़ते हैं, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद एप्लीकेशन इन फूड साइंस एंड मेडिसिन, ये भी हम इसी ब्रांच के अंदर देखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल सब्सटेंस। हम केमिकल सब्सटेंस तो हम घर पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन अगर कमर्शियल स्केल पर हम अगर इवन हम घर पे बना रहे हैं लेकिन कमर्शियल स्केल पर, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल छोटी सी कोई जिसने घर पर कोई फैक्ट्री लगा रखी है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हाथ के बने हुए जो पंखे होते हैं, ठीक है जी, तो वो अब घर पे बना के और बेच रहे हैं, तो कमर्शियल स्केल है। कमर्शियल स्केल का मतलब क्या है कि बेचने के पर्पज से अगर कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो कमर्शियल स्केल होता है। और कमर्शियल स्केल पर कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम किसके अंदर देखेंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर केमिकल सब्सटेंस को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कमर्शियल स्केल पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात कि केमिकल सब्सटेंसेस को हम कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। क्योंकि पंखे वाली जो फैक्ट्री है, ये जो घर पे लगा रहे हैं, तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस नहीं है, वो फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास आगे इसके जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हम सोप भी घर पे बना सकते हैं, ठीक है जी, डिटर्जेंट्स, पेंट्स और पेपर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है जब मैन्युफैक्चर करेंगे कमर्शियल स्केल पर, मतलब बेचने की गर्ज से, तो वो किसके अंदर शामिल होंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर शामिल होंगी, ठीक है जी। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियस से निकला है, तो न्यूक्लियस के जितने भी प्रोसेसेस या रिएक्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी इवन, तो हम उनको सारों को स्टडी किसके अंदर करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अब क्या होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है जी। अनस्टेबल होने की वजह से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती हैं, तो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज भी न्यूक्लियस की और उसके जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन रिएक्शन वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर देखनी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखनी है, ठीक है जी। एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन लाइफ, ये इसकी मेजर जो एप्लीकेशन है। रेडियोथेरापी, इवन जो हम क्या करते हैं, रेडिएशंस गिरा कर क्या करते हैं, पथरियों को तोड़ते हैं, गुर्दे के अंदर इवन पथरियाँ तोड़ते हैं, तो वो क्या होती हैं रेडियोथेरापी के अंदर। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करना, ये भी किसके अंदर आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है जी। आगे जो हमारे पास सेकंड लास्ट ब्रांच है वो क्या है, इट स्टडी द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हमने कंपोनेंट्स को स्टडी करना है कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एयर के अंदर भी काफ़ी सारे ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी चीज़ें लेयर होती है। सॉइल के अंदर भी काफ़ी सारे है ना स्फेयर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर स्टडी करनी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और दूसरी चीज़, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट तो हो गया, अब आगे हमने क्या स्टडी करना है कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इट, ठीक है जी, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या असरअंदाज करती हैं माहौल पर, ये भी हमने स्टडी करना है। इट रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर, जियोलॉजी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट को ही तो स्टडी कर रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि कोई भी सैंपल जो है उसको हमने क्या करना है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट करना है और उन कंपोनेंट्स को फिर एनालाइज करना है। सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या है कि कोई भी सैंपल हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सैंपल है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, पहले दो कंपोनेंट को अलग करना है, सेपरेट करना है, देन उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये किसके अंदर होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इट डील्स विद द सेपरेशन, पहले अलग करना है, एंड देन एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट हमने देखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर जो एनालिसिस होता है वो दो तरीके का हो सकता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जस्ट हमने देखना है कि कंपोनेंट कौन कौन से मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वाटर के अंदर बात करते हैं, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ये बता दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ग्लूकोज की बात करता हूं,
उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ये मैंने कंपोनेंट बता दिया कि कौन कौन से मौजूद है, आइडेंटिफाई कर दिया। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जब मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहूँगा तो डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। जब अमाउंट मालूम हो जाएगी हर एक की, जैसे कि वाटर के अंदर मैं बात करूँ तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो मैंने अमाउंट बता दी। तो जब एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइन हो जाएगी हर कंपोनेंट की तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जब मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो अब इसके अंदर मैंने हर एक की कंपोजिशन बता दी है, अमाउंट बता दी है कि कितना कितना कौन सा जो एलिमेंट है वो मौजूद होगा। ठीक है जी। तो अमाउंट बता दी है तो वो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मौजूद है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर बताना है कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है कितने कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।